मिट्टू ताई के लिए सिर्फ एक पालतू तोता नहीं है, कभी व्रत उपवास के बहाने खाना भी डाल देती थी। और गाइस, मिट्टू कोई ऑर्डिनरी तोता नहीं था। रिलेशनशिप में भी प्यार ही प्यार हो ऐसा थोड़ी होता है। ताई और मिट्टू के बीच भी नोकझोंक होती थी। उसने एक बार रोशनदान के बाहर की दुनिया को देख लिया। उनकी ममता का केंद्र था और उनके अकेलेपन का इलाज था। हेलो माय डियर चैंपियंस, दिस इज रिया भाटिया। वेलकम बैक टू रैंक अप विद रिया। आज हम क्लास 9th हिंदी गंगा के चैप्टर संवादहीन को एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, आज चैप्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, ब्रेन में फिट करना है आपके। ये आपकी रिया दीदी का प्रॉमिस है आपसे। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी अलग से हाईलाइट कर दिए हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपकी रिया दीदी ने सब कुछ सेट कर दिया बॉस। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी मैंने अपनी पूरी जान डाली है और वीडियो को प्रॉपरली एंड तक देखने के बाद आपको चैप्टर समझने के लिए किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चैंपियंस, नो रट्टा, नो कंफ्यूजन, बस स्टोरी को समझो और चैप्टर याद हो जाएगा। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले एक चीज समझो, संवादहीन सिर्फ एक ओल्ड लेडी और एक तोते की स्टोरी नहीं है। ये एक्चुअली एक गांव की ओल्ड लेडी के अकेलेपन की बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, ताई और मिट्टू। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, मिट्टू ताई के लिए सिर्फ एक पालतू तोता नहीं है, वो तो ताई के लिए संवाद का माध्यम है, ममता का केंद्र है और उनके अकेलेपन का सहारा है यार। मतलब जिस घर में बात करने वाला कोई नहीं था, वहां मिट्टू के आने के बाद ताई के पास कोई था जिससे वो बात कर सकती थी। और दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। कभी प्यार से बातचीत, कभी छोटी सी नोकझोंक, कभी ताई उसे समझाती है और कभी मिट्टू ताई को जवाब दे देता है। साथ ही स्टोरी हमें कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी दिखाते हैं। तो अब स्टोरी को प्रॉपरली समझने के लिए चलो पहले ताई की लाइफ में एंट्री करते हैं। क्लास, स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट समझो। एक तरफ है ताई, बुजुर्ग, अकेली और अपने पुराने जीवन की यादों के साथ रह रही हैं, और दूसरी तरफ है मिट्टू। अब ताई और मिट्टू का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना? क्योंकि ताई की जिंदगी में धीरे धीरे लोग कम होने लगे, फैमिली मेंबर्स दूर चले गए और उनका बड़ा घर भी सूना हो गया। ऐसे में मिट्टू उनके जीवन में आता है और फिर क्या होता है? ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस कर टूट पड़ती है। वो उससे बातें भी करती हैं, उसकी जरूरतों का ध्यान भी रखती है, उसको दुलार भी करती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे आपकी मम्मी आपका ध्यान रखती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिट्टू भी ताई की बातों को सिर्फ सुनता नहीं था, उन्हें याद भी रखता था और सही मौके पे बिल्कुल करेक्ट आंसर भी दे देता था। इसलिए धीरे धीरे मिट्टू एक पेट से बढ़कर ताई का साथी बन गया था और यहीं से पूरी कहानी एक इमोशनल कनेक्शन शुरू होता है। अब क्लास, ताई की प्रेजेंट लाइफ समझने के लिए उनके पास्ट को देखना जरूरी है। कभी यही बड़ा घर सच में बहुत बड़ा और भरा पूरा था। ताई के पास परिवार था, बहू बेटियां थी, नौकर चाकर थे, गाय ढोर थे, खेती बाड़ी थी, कारोबार था। मतलब घर में पूरी रौनक थी यार। लेकिन समय बदलता गया। ताई के बहू बेटे गांव छोड़कर शहर चले गए, बेटियां भी अपनी अपनी गृहस्थी में चली गई। धीरे धीरे खेती बाड़ी बढ़ी और कारोबार भी दूसरों के हाथों में चला गया। अब जब खेती बाड़ी और कारोबार ही नहीं रहा तो नौकर चाकर भी कहाँ टिकते। धीरे धीरे सब लोग चले गए और अब बची सिर्फ ताई और उनका ये बहुत बड़ा घर। ध्यान रखना गाइस, ताई के लिए खाना कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं था। वे अपने लिए थोड़ा बहुत बना लेती थी,
कभी व्रत उपवास के बहाने खाना भी टाल देती थी। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या थी? उस सूने घर का सन्नाटा। वो भाएं भाएं करता खालीपन उन्हें काटने के लिए दौड़ता था। और इसी लोनलीनेस को मिटाने वाला करेक्टर अब स्टोरी में आने वाला है, तो रेडी हो ना? एंड देन कम्स मिट्टू। ताई के अकेलेपन में थोड़ा सा सहारा मिला गणपत की वजह से। गणपत ना जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता लेकर आया और बस गाइस, ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी। जो ताई अपने लिए चूल्हा जलाने से पहले भी आलस कर जाती थी, वहीं अब मिट्टू के लिए नियम से दाल भात बनाती थी, उसके लिए रोटी बचा कर रखती थी और धीरे धीरे उनकी पूरी अटेंशन मिट्टू पर शिफ्ट हो गई। अब ताई को ये तक पता रहता था कि किस खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है, किस पेड़ पर आखिरी अमरूद बचे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मिट्टू को क्या पसंद है ताई को सब पता था। और गाइस, मिट्टू कोई ऑर्डिनरी तोता नहीं था। ताई उसे जो जो सिखाती थी वो उसे जल्दी से याद कर लेता था, एकदम चैंप की तरह। एक दो बार सुनकर ही बात पकड़ लेता और मौका देखकर ताई के सवालों का सही जवाब भी दे देता था। अब सोचो, जिस घर में पहले सन्नाटा था, वहां मिट्टू की बातचीत से धीरे धीरे फिर से रौनक आ गई। आस पड़ोस की बहू बेटियां भी बच्चों को लेकर ताई के घर आने लगी। यानी एक छोटा सा मिट्टू पूरे सूने घर की एनर्जी बदल देता है। अब गाइस, इस सीन को इमेजिन कर, सुबह सुबह पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही हैं और तभी मिट्टू का मॉर्निंग अलार्म शुरू हो जाता है। हर हर गंगे सीताराम बोल, मिट्टू राम राम। ताई की नींद खुल जाती है। वो प्यार से मिट्टू को देखती हैं और आशीर्वाद देती हैं, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्टू भी अपनी तरफ से आशीर्वाद देता है, खुश रहो खुश रहो। अब देखो गाइस, ये छोटा सा डायलॉग एक्चुअली बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। ताई अकेली हैं, लेकिन मिट्टू की वजह से उनके दिन की शुरुआत संवाद से हो गई है। यहीं से वो वर्ड आया है आपके चैप्टर का, संवाद। और एक दिन जब काम काज से थक कर ताई मिट्टू से पूछती हैं, मिट्टू अब कैसे कटेगी, यानी मेरी ये जिंदगी, ये बुढ़ापा अब कैसे बीतेगा? और मिट्टू क्या जवाब देता है? कटेगी कटेगी कटेगी। बस ये छोटा सा जवाब ताई के अंदर जैसे जान डाल देता है। उनके थके शरीर में फिर से प्राण लौट आते हैं। यही होता है संवाद का असर, कन्वर्सेशन का असर। कभी कभी हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, बस कोई कह दे सब ठीक हो जाएगा। और ताई के लिए मिट्टू वही था। अब जब ताई को मिट्टू में अपना साथी मिल गया, तो दोपहर के समय वे उसके साथ बैठकर अपनी राम कहानी सुनाने लगती थी। और ये राम कहानी मतलब कोई छोटी स्टोरी नहीं। ताई अपने पूरे पुराने जीवन की बातें सुनाती थी। अपने वैभव और सत्ता के पुराने दिन उन्हें याद आ जाते थे। जमींदार साहब, उनका रौबदार चेहरा, उनकी प्रजा, हाथी घोड़ा, खेल तमाशे, शादी ब्याह, तीज त्योहार, भोज दावत और जमींदार साहब के दरबार में रौनक। ताई घंटों बोलती रहती और मिट्टू तभी गर्दन टेढ़ी करके एकदम सीरियस लिसनर बन जाता और कभी अपनी समझ के हिसाब से बीच में कुछ कमेंट्री भी दे देता था। मतलब ताई को आखिर मिल गया था एक पेशेंट लिसनर, और शायद यही ताई को सबसे ज्यादा चाहिए था। कोई ऐसा जो उनकी बातें सुने और उनके पास्ट को सुने, उनकी यादों को सुने और उन्हें ये फील कराए कि उनकी कहानी अभी भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन गाइस, रिलेशनशिप में भी प्यार ही प्यार हो ऐसा थोड़ी होता है। ताई और मिट्टू के बीच भी नोकझोंक होती थी। कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और मिट्टू अपने कोई बात मनवाने के लिए पिंजरे में तूफान खड़ा कर देता।
पानी और दाने की कटोरियां तक जानबूझकर उलट देता था। ताई इरिटेट होकर बोलती, मेरी जान खाने को आ गया, मर जा। और मिट्टू भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी उसी गुस्से में, मर जा मर जा मर जा। अब दोनों की फाइट देखो यार, लेकिन ये फाइट ज्यादा देर चलती भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद मान मनोबल शुरू, और फिर दोनों की दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती थी। यानी इनके बीच प्यार इतना नेचुरल था कि नाराजगी भी उनकी रिलेशनशिप का हिस्सा थी। और ध्यान रखना, ताई को मिट्टू से घड़ी भर का वियोग मतलब बिछड़ना भी सहन नहीं होता था। गांव में थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाना हो तो वो बार बार खिड़की दरवाजे की सांकल मतलब कुंडी चेक करती, मिट्टू को ऐसे संभाल कर रखती जैसे कोई बहुत बेशकीमती चीज हो, और जल्दी लौट आने का भरोसा देकर ही घर से निकलती थी। अब स्टोरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन आती है। ताई धर्म संकट में पड़ जाती हैं। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, अब कभी कभी उन्हें परलोक की भी चिंता होने लगती थी। गांव में कई लोग प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए जा रहे, अच्छा साथ बन रहा था। ताई का मन भी कुंभ स्नान के लिए जाने को कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मिट्टू की चिंता। अब ताई की हालत समझो, एक तरफ पुण्य कमाने का मौका और दूसरी तरफ उनका प्यारा मिट्टू। मजाक में किसी ने कहा, ताई मिट्टू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। फिर किसी ने याद दिलाया कि रेल में तो मिट्टू का भी टिकट लगेगा, आखिर वो भी बोलता बतियाने वाला प्राणी है। लेकिन असली चिंता पैसे की नहीं थी, ताई को उसके लिए पैसा भी खर्च कर देती। उन्हें डर था कि मेले की भीड़ में मिट्टू की सेफ्टी कैसे होगी यार। तभी जगन मास्टर की घरवाली यानी मास्टराइन ने कहा कि ताई के लौटने तक वे मिट्टू को अपने पास रख लेंगी। ताई को थोड़ी राहत मिली, लेकिन विदाई का समय आया और ताई की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे यार। बार बार मिट्टू को प्यार करती, समझाती, जल्दी वापस आऊंगी, और मिट्टू भी उन्हें भरोसा देता रहा। हर हर गंगे राम राम सीता राम। ताई कुंभ के लिए चली गई, लेकिन गाइस अब असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चली गई, लेकिन जगन मास्टर के घर तो महाकुंभ हो गया। मास्टराइन ने अपने पति से पूछे बिना ताई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले ली थी, और जगन मास्टर थोड़े अलग नेचर के आदमी थे। वो स्वतंत्र विचारों वाले आदमी थे, उनके अपने ही प्रिंसिपल्स थे, माय लाइफ माय रूल्स वाले बंदे थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी की स्वतंत्रता मतलब किसी की इंडिपेंडेंस पर रोक लगे। और उनके घर में ही मिट्टू एक पिंजरे में बंद था। जब भी जगन मास्टर उसे देखते उन्हें बेचैनी होने लगती। उन्हें लगता मैं दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे ही घर में ये पक्षी कैद है। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, और सुनो उन्होंने डिसाइड भी क्या किया, इसे थोड़ी देर खुली हवा में आने देना चाहिए। उन्होंने कमरा बंद किया, मिट्टू का पिंजरा नीचे रखा और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन सरप्राइज, मिट्टू बाहर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में रहने का इतना आदी हो चुका था कि बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं दिख रही थी, उसको इच्छा ही नहीं दिखा रहा था। जगन मास्टर ने फिर थोड़ा अनाज लिया और पिंजरे के दरवाजे से बाहर तक बिखेर दिया। मिट्टू धीरे धीरे दाने चुगता हुआ बाहर आया। जगन मास्टर ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने उसे पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया। और अगले 3-4 दिनों तक यही सेम रूटीन चलता रहा। कमरा बंद, पिंजरा खुला, मिट्टू बाहर और फिर वापस पिंजरे के अंदर। जगन मास्टर को लग रहा था कि वो मिट्टू को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन असली फ्रीडम अभी बाकी थी। और फिर आता है स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, मिट्टू की उड़ान। एक दिन मिट्टू की नजर ऊपर पड़े खुले रोशनदान पर गई।
अब तक वो कुछ दिनों से बाहर आ जा रहा था। उसे खुली हवा का टेस्ट मिल चुका था और क्यूरोसिटी में वो पिंजरे की छत से उड़कर रोशनदान तक पहुंच गया। उसी समय जगन मास्टर का ध्यान गया। उन्होंने अनाज लेकर उसे पुकारा, आ आ। लेकिन मिट्ठू ने क्या किया? उसने एक बार रोशनदान के बाहर की दुनिया को देखा और ये गए वो गए, मिट्ठू उड़ गया। जगन मास्टर उसके पीछे बाग में भागने लगे, मिट्ठू आ, मिट्ठू आ। लेकिन मिट्ठू अब एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ अपनी उड़ान एंजॉय कर रहा था। और यहाँ लेखक एक बहुत मजेदार लाइन कहते हैं, अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के सभी तोते उड़ गए। मतलब मास्टर सभी की फ्रीडम वाली फिलॉसफी प्रैक्टिकली उनके सामने उड़ रही थी। लेकिन स्टूडेंट्स, इस मोमेंट को सिर्फ फनी मत समझना। मिट्ठू की उड़ान कहानी का बहुत बड़ा सिंबल है। किसी भी जीव को लंबे समय तक कैद करके उसकी नेचुरल फ्रीडम नहीं छीनी जा सकती। मौका मिलते ही मिट्ठू ने भी वही किया जो उसका स्वभाव था, उड़ गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ताई वापस आने वाली थी। गांव के सभी लोग जानते थे कि ताई का मिट्ठू से कितना लगाव है। अगर ताई को पता चलता कि मिट्ठू उड़ गया तो उनका क्या हाल होगा, सब इमेजिन कर सकते थे। काफी सोच विचार के बाद गणपत ने एक आइडिया किया, क्यों ना मिट्टू जैसी शक्ल सूरत वाला दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि कुछ समय के लिए ताई को भ्रम में रखा जा सके। और अगले ही दिन दूसरा तोता भी आ गया। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम, शक्ल मिट्टू जैसी है पर बोलना ताई का असली मिट्टू तो राम राम सीता राम हर हर गंगे सब बोलता था। तो अब जगन मास्टर ने नए तोते को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया बॉस। वो घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटाते, राम राम सीताराम हर हर गंगे, जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। खुद बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन खाना ठंडा होने की शिकायत करती, लेकिन मास्टर साहब का मिशन चलता रहता कंटिन्यूअसली। और जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती तो कहते, मर जा मर जा। लेकिन नया तोता बस अंदर से उन्हें टुकुर टुकुर देखता रहा, क्योंकि गाइस मिट्ठू की आवाज सिखाई जा सकती थी लेकिन मिट्ठू का रिश्ता नहीं। यही इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड नाउ स्टोरी का सबसे इमोशनल सीन आता है। कुंभ स्नान से सारे यात्री वापस अपने घर चले आए, लेकिन ताई वो सीधे अपने बड़े घर नहीं गई, सीधे जगन मास्टर के घर पहुंच गई, क्योंकि उनके मन में सबसे पहले अपने मिट्ठू से मिलने की एक्साइटमेंट जो थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि मिट्ठू उन्हें देखते ही राम राम सीताराम बोलते हुए पिंजरे में उछल कूद मचा देगा। लेकिन ताई सामने पहुंची और पिंजरे में बैठा नकली मिट्ठू वो बस चुपचाप इधर उधर देखता रहा। कोई आवाज नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई खुशी भी नहीं। ताई ने उसे पुकारा, फिर पुकारा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। वो थक गई और आखिरकार समझ गई कि ये उनका मिट्ठू नहीं है। उनका असली मिट्ठू तो कहीं अमराइयों में आजाद घूम रहा था। और यही गाइस कहानी का टाइटल पूरी तरह समझ आता है, संवादहीन। ताई के सामने तोता था लेकिन संवाद नहीं था। पिंजरे में पक्षी था लेकिन उनका साथ ही नहीं था। और जिस संवाद ने कभी ताई के सूने घर में रौनक भर दी, वही संवाद अब फिर खत्म हो चुका था। ताई फिर से अकेली थी। और इसी के साथ हमारे ब्यूटीफुल से चैप्टर का भी दी एंड हो जाता। ओके चैंपियंस, अब पूरे चैप्टर का सोल पकड़ते हैं। संवादहीन हमें मनुष्य और एक मूक पक्षी के बीच के उस रिश्ते को दिखाती है जो सिर्फ बोलने पर नहीं, भावनाओं पर टिका होता है। ताई के लिए मिट्ठू सिर्फ पक्षी नहीं था, वो उनका साथी भी था, उनकी ममता का केंद्र था और उनके अकेलेपन का इलाज था। उनके लिए मिट्ठू से बातचीत मतलब जीवन में फिर से रौनक आ गई। दूसरी तरफ मिट्ठू की उड़ान हमें बताती है कि किसी भी जीव को हमेशा के लिए पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्रता, उसकी इंडिपेंडेंस छीनी नहीं जा सकती। एंड विद दिस
माय डियर चैंपियंस, हमारा संवादहीन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सो माय डियर चैंपियंस, अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको जेन्युइनली अच्छा लगा तो यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और रैंक अप विद रिया के साथ जुड़े रहो, क्योंकि हमारा काम सिर्फ चैप्टर्स खत्म करना नहीं है, हम चैप्टर्स को ब्रेन में परमानेंटली फिट कर देते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो के साथ। Till then, keep learning, keep growing, keep ranking up with Riya and make your parents proud. This is Riya Bhatia signing off, my dear champions.